नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं नवंबर 2022 के एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक के। दोस्तों, नवंबर सेगमेंट में हम 4 वीडियो बनाएंगे। एवरी संडे को एक वीडियो आएगा और इस वीडियो में हम पहले सप्ताह में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को भी दबा दें। दोस्तों, और मैं एक क्वेश्चन में आपको लगभग 8 से 10 फैक्ट्स बताऊंगा, इसलिए एक नोटबुक रख के बैठे, नोटबुक और पेन, तो नोट करते जाएं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू, यायर लैपिड, नफ्ताली बेनेट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में स्थित देश है इजराइल। राजधानी है इजराइल की जेरूसलम राजधानी है। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। दोस्तों, आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू की वापसी हुई है। उनकी पार्टी लिकुड पार्टी ने 120 सदस्यीय सांसदों में 64 सीटें जीती है और उनकी वापसी हो गई है। 2 कार्यकाल तक पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू और अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। उन्होंने यायर लैपिड के नेतृत्व वाली पार्टी को हराया है और नफ्ताली बेनेट इससे पूर्व इजराइल के प्रधानमंत्री रहे हैं। इजराइल की बात करें, राजधानी है जेरूसलम। यहाँ पे भाषा बोली जाती है दोस्तों हिब्रू भाषा बोली जाती है। यहाँ की करेंसी है सिकेल यहाँ की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमारे यूट्यूब चैनल से हमारे वीडियो से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं पोलैंड, स्पेन, स्कॉटलैंड और मिस्र। COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का ये COP27 आयोजित किया जा रहा है मिस्र के शर्म अल शेख में। 6 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक इसका आयोजन हो रहा है मिस्र के इजिप्ट के शर्म अल शेख शहर में। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत के पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव। दोस्तों, UNFCCC इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी है जिसपे सहमति बनी थी वर्ष 1992 में और अब तक ये COP का 27वां आयोजन संस्करण है और टोटल पार्टीज हैं इसमें UNFCCC में 198। दोस्तों, आपको बता दें कि पोलैंड के कैटोवाइस में COP24 आयोजित किया गया था। COP25 का आयोजन किया गया था स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। COP26 का आयोजन वर्ष 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है भारत का 53वां। ऑप्शन दिए गए हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व, मेघामलाई टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व या कमलांग टाइगर रिजर्व। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में टाइगर के संरक्षण के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी वर्ष 1973 में और अब तक भारत सरकार के द्वारा 53 टाइगर रिजर्व बनाए जा चुके हैं। 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। 529.89 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। कमलांग टाइगर रिजर्व यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का 50वां प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनाया गया टाइगर। रामधर विषधारी टाइगर रिजर्व 51वां टाइगर रिजर्व है, यह राजस्थान में स्थित है। मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है और यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो टाइगरों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ी एजेंसी है वो बनाई गई है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है उसमें संशोधन करके वर्ष 2005 में NTCA का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन दिए गए हैं बिपिन रावत, अजीत डोभाल, प्रसून जोशी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उत्तराखंड राज्य सरकार ने गौरव सम्मान की घोषणा की गई है, जिसमें पूर्व CDS फॉर्मल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, वर्तमान NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तथा संगीतकार प्रसून जोशी, इन सभी को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आपको बता दें बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, ये भारत के पहले CDS के पद पर सुशोभित हुए थे। वर्ष 2021 में तमिलनाडु में एक प्लेन क्रैश दुर्घटना में तमिलनाडु में इनका निधन हो गया था। उसके बाद भारत के नए CDS बनाए गए हैं श्री अनिल चौहान। भारत के दूसरे CDS के रूप में कार्य कर रहे हैं अनिल चौहान, और वर्तमान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर कार्य कर रहे हैं अजीत डोभाल, और संगीतकार हैं प्रसून जोशी। इन सभी को हाल ही में उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं। राजधानी है देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है। गैरसैंण को उत्तराखंड के CM हैं श्री पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, राजा जी, फूलों की घाटी जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? ऑप्शन दिए गए हैं इराक, सऊदी अरब, रूस और वेनेजुएला। तो दोस्तों हाल ही में भारत का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश बन गया है रूस। रूस से लगभग भारत को 22% तेल की आपूर्ति करेगा रूस। इससे पहले प्रथम स्थान पर था इराक, और सऊदी अरेबिया दूसरे नंबर पे था। अभी पहले नंबर पे हो गया है रूस। रूस की बात करें, राजधानी है मॉस्को, और व्लादिमीर पुतिन वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह एक यूरेशियन कंट्री है, यूरेशिया में स्थित देश है रूस। आगे बढ़ते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। एक कैलेंडर वर्ष में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। तो दोस्तों तूफानी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। उन्होंने 28 पारियों में 44.60 की औसत से 1026 रन बनाए हैं, और हाल ही में जारी T20 रैंकिंग में उन्हें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? ऑप्शन दिए गए हैं प्रविंद जगन्नाथ, मोहम्मद इरफान अली, इसको करेक्ट कर लें, मोहम्मद इरफान अली, एंटोनियो कोस्टा या संतोखी प्रसाद यादव। तो दोस्तों आपको बता दें कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो कि 2023 में प्रस्तावित है, इसका आयोजन होना है इंदौर मध्य प्रदेश में। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपको बता दें कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी। कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 2003 से पहली बार यह दिवस मनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीयों के योगदान को दर्शाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उनके इस दिवस को यादगार दिवस बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। प्रविंद जगन्नाथ भारतीय मूल के हैं, प्रवासी भारतीय हैं। वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। मोहम्मद इरफान अली, यह गुयाना के प्रधानमंत्री हैं, और इस वर्ष जो कि इंदौर में होना है सम्मेलन, इसके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे मोहम्मद इरफान अली। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं, और संतोखी प्रसाद यादव ये सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं, और ये सभी प्रवासी भारतीय हैं, और इससे पूर्व इन्हें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन किस देश में चलाई गई है? ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड या जर्मनी। तो दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। 100 कोच होंगे इस ट्रेन में। इसकी लंबाई 1910 मीटर है। 4550 सीटें इसमें हैं और यह दुनिया की अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है स्विट्जरलैंड में से। स्विट्जरलैंड एक यूरोपीय देश है और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अरुणा साईराम को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन दिए गए हैं चिकित्सा, सिनेमा, संगीत या पत्रकारिता। तो दोस्तों आपको बता दें कि अरुणा साईराम कार्नेटिक संगीतकार हैं, कर्नाटक गायिका, संगीतकार तथा ह्यूमैनिटेरियन हैं अरुणा साईराम। इन्हें हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी लॉ ऑर्डर्स आर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संगीत। इन्हें यह पद्मश्री, भारत के पद्मश्री तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित की जा चुकी हैं अरुणा साईराम। फ्रांस के का सम्मान दिया गया है। फ्रांस एक यूरोपीय देश है, राजधानी है पेरिस। और इमैनुअल मैक्रोन वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आधार मित्र नामक चैटबॉट किस संस्थान ने लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं आरबीआई, एसबीआई, यूनिक आईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सेबी। तो दोस्तों आधार मित्र नामक चैटबॉट UIDAI यूनिक आईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट है। इसमें आधार नामांकन की जांच, अपडेट, स्थिति और नामांकन की जानकारी जैसी उन्नत सुविधाएं उपलब्ध होंगी इस चैटबॉट के माध्यम से। UIDAI की शुरुआत हुई थी वर्ष 2009 में। इसके वर्तमान में चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं जे सत्यनारायण। आरबीआई की बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं शक्तिकांत दास। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में और दिनेश कुमार खारा एसबीआई के चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया भारत में प्रतिभूति नियामक संस्था है। सेबी 1992 में स्थापित हुई। हेडक्वार्टर है मुंबई और माधवीपुरी बुच वर्तमान में इसकी चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुब्रकांत पांडा किस संस्थान के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? ऑप्शन दिए गए फिक्की, CII, एसोचैम या नैसकॉम। तो दोस्तों हाल ही में सुब्रकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिक्की के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे थे संजीव मेहता। संजीव मेहता का स्थान लेंगे सुब्रकांत पांडा। फिक्की क्या है दोस्तों? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्थापित हुई। यह एक व्यापारिक संगठन है, गैर सरकारी। 1927 में यह गठित हुआ और वर्तमान में सुब्रकांत पांडा इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। CII की बात करते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज भारतीय व्यापार परिसंघ 1895 में स्थापित हुआ और संजीव बजाज इसके चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। एसोचैम की बात करते हैं। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, यह भी स्थापित हुआ 1927 में और सुमंत सिन्हा वर्तमान में एसोचैम के चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेस्कॉम की बात करते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों का एक संगठन है। 1988 में स्थापित हुआ। 1988 में स्थापित हुआ। के रामानुजम वर्तमान में नेस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया गया है गुजरात के मुंद्रा में।
भारत का सबसे बड़ा विंड टर्बाइन जनरेटर स्थापित किया गया है। अदानी इंडस्ट्रीज के द्वारा यह स्थापित किया जा रहा है। अदानी इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन हैं श्री गौतम अदानी। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? गुजरात में। गुजरात की बात कर लेते हैं। राजधानी है गांधीनगर। सीएम है श्री भूपेंद्र सिंह पटेल। आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। गुजरात में रानी की वाव, चांपानेर, पावागढ़, धौलावीरा तथा अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। गुजरात में वंसदा, ब्लैक बक, गिर, रन ऑफ कच्छ जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई और कोच्चि। तो दोस्तों, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण 15th एडिशन 3 दिवसीय सम्मेलन है। यह इसका आयोजन किया जा रहा है केरल के कोच्चि में। इसका उद्घाटन शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। इसके लिए थीम बनाई गई है आज़ादी @75, क्योंकि हम इस वर्ष 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो थीम रखी गई है आज़ादी @75 सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी। कहाँ पे? कोच्चि, केरल में इसका आयोजन किया जा रहा है। केरल की बात करते हैं। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पी विजयन वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं। डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। केरल में एराविकुलम, पेरियार जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ईला भट्ट का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन दिए गए हैं समाज सेवा, सिनेमा, पत्रकारिता या संगीत। दोस्तों, ईला भट्ट का हाल ही में निधन हुआ है। महिला अधिकार कार्यकर्ता और महिलाओं के स्वरोजगार के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी सहकारी समिति की संस्थापक। इनकी सहकारी समिति थी सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन। इसका गठन किया था इन्होंने वर्ष 1979 में। तो महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य करने के लिए जानी जाती रही ईला भट्ट, और हाल ही में इनका निधन हो गया। इनका संबंध है समाज सेवा से। वर्ष 1985 में इन्हें पद्मश्री तथा 1986 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा था। इसके अतिरिक्त रैमन मैग्सेस अवार्ड तथा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी नवाजी जा चुकी हैं ईला भट्ट। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। 3 दिवसीय यह महोत्सव है, जिसमें 10 देशों तथा भारत के लगभग सभी राज्यों के कलाकार शामिल हुए। इसका उद्देश्य आदिवासी परंपरा को कायम रखना तथा दुनिया भर के प्राचीन संस्कृतियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर में आयोजित किया गया है नृत्य महोत्सव। सीएम है श्री भूपेश बघेल। भूपेश बघेल वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। श्रीमती अनुसुईया उइके वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी, इंद्रावती जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क भी स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, 2 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की महत्वाकांक्षी योजना लाडली लक्ष्मी योजना का 2nd वर्जन 2.0 का शुभारंभ किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा उनको आत्मनिर्भर के प्रोत्साहित बनाने के लिए एक वित्तीय सहायता योजना लाडली लक्ष्मी योजना की पहली बार शुरुआत हुई थी वर्ष 2007 में, और इसका 2nd वर्जन 2.0 प्रारंभ किया गया है 2 नवंबर 2022 को। यह योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार से संबंधित है। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है श्री मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली, पन्ना, पेट, सतपुड़ा, संजय जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। सांची, खजुराहो, भीमबेटका जैसे प्रसिद्ध यूनेस्को साइट्स हैं। मध्य प्रदेश को ट्राइबल राज्य के रूप में भी जाना जाता है, जनजातीय राज्य के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में
भील, गोंड, बैगा, सहारिया जैसी जनजातियों के प्रसिद्ध निवास स्थल हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो दोस्तों हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है। यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। क्यों फेमस है दोस्तों? वर्ष 1913 में अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासियों ने विद्रोह किया था। लगभग 1500 आदिवासी इस विद्रोह में मारे गए थे। इस आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गुरु ने किया था और इसे राजस्थान का जलियांवाला के रूप में जाना जाता है मानगढ़ धाम, और यह राजस्थान में स्थित है और हाल ही में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। राजस्थान की बात करते हैं। राजधानी है जयपुर, सीएम है श्री अशोक गहलोत, गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री कलराज मिश्र। राजस्थान में सरिस्का, थार, केवलादेव, रणथंभौर जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एससीओ के शासन अध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन दिए गए हैं नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, द्रौपदी मुर्मू और एस जयशंकर। तो दोस्तों आपको बता दें कि एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन शासन अध्यक्षों की 21वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने। दोस्तों आपको बता दें कि इसकी मेजबानी कर रहा है इस बार चीन और इसकी अध्यक्षता भी कर रहा है चीन। एससीओ के बारे में बात करते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अगले वर्ष भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्ष 2001 में बनाया गया। कुल इसमें जो इसके सहयोग साथी हैं वो 8 हैं। यह एक यूरेशियाई पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। हेडक्वार्टर इसका चाइना में। चाइना, रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत तथा पाकिस्तान इसके सहयोगी देश हैं। और 9वां देश जो इसमें शामिल होने जा रहा है वह है दोस्तों ईरान। ईरान 9वें देश के रूप में इसमें शामिल होगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी के रूप में कार्य कर रहे हैं। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रही हैं। एस जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी विदेश मंत्री हैं। हाल ही में आयोजित फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं स्पेन, कोलंबिया, भारत या फ्रांस। तो दोस्तों आपको बता दें कि अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन मेजबानी इस वर्ष भारत ने की थी। मेजबान भारत था। भारत ग्रुप स्टेज में ही इसमें बाहर हो गया था और स्पेन की टीम ने कोलंबिया को 1-0 से पराजित करके 7वां संस्करण था इस वर्ल्ड कप का, 7th एडिशन था, यह खिताब जीत लिया। यानी इस विश्व कप की विजेता टीम रही स्पेन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यह भारत में आयोजित हुआ था। फीफा की बात कर लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। फीफा 1904 में स्थापित हुई। हेडक्वार्टर है ज़ूरिक, स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन दिए गए हैं जायरे बोल्सोनारो, लूला डी सिल्वा, माइकल टेमर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में ब्राजील के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए जिसमें जायरे बोल्सोनारो जो वर्तमान राष्ट्रपति थे उनकी पार्टी हार गई और लूला डी सिल्वा जो कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी वापसी हो गई है। 2 बार के राष्ट्रपति रह चुके हैं लूला डी सिल्वा और तीसरी बार वह ब्राजील के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उनकी पार्टी ने जायरे बोल्सोनारो की पार्टी को पराजित किया। दक्षिण अमेरिकी देश में स्थित देश है ब्राजील। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया और माइकल टेमर पूर्व राष्ट्रपति हैं ब्राजील के। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। नेशनल यूनिटी डे
ऑप्शन दिए गए हैं 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 से यह दिवस मनाया जाता। क्यों मनाया जाता दोस्तों? 31 अक्टूबर 1875 को जन्म हुआ था भारत के पहले गृह मंत्री तथा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार पटेल जी का। सरदार पटेल जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष उनकी 147वीं जयंती मनाई गई है और उनके नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है नर्मदा केवड़िया गुजरात जिले में। दोस्तों सरदार पटेल जी ने भारत की रियासतों को भारत संघ में विलय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री तथा पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। मरणोपरांत वर्ष 1991 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के प्रतिष्ठित कारोबारी जमशेद जी ईरानी का निधन हो गया है। वह किस नाम से विख्यात हैं? ऑप्शन दिया गया है आयरन मैन, स्टील मैन, मेट्रो मैन या पावर मैन। तो दोस्तों भारत के प्रतिष्ठित स्टील कारोबारी मुख्यतः टाटा स्टील से जुड़े रहे, भारत में इस्पात उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जमशेद जी ईरानी जी ने हाल ही में उनका निधन हो गया है और स्टील मैन के रूप में जाने जाते हैं। आयरन मैन लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेट्रो मैन के रूप में जाने जाते हैं ई श्रीधरन भारत में मेट्रो मैन के रूप में जाने जाते हैं और स्टील मैन के रूप में जाने जाते थे जमशेद जी ईरानी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वर्ष 2022-23 के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? ऑप्शन दिए गए हैं 7.4%, 6.8%, 6.5% और या 6.1%। तो दोस्तों हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष ने भारत की विकास दर पहले से अनुमानित विकास दर को घटा दिया है। पहले उन्होंने 7.4% बताया था, अब उन्होंने घटाकर इसे बताया है 6.1%। दोस्तों हाल ही में विश्व बैंक ने भी भारत की 2022-23 के लिए विकास दर अनुमानित की है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा अनुमानित की गई है 6.5%। IMF की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष यह इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। वर्ष 1945 में स्थापित हुआ। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। कुल सदस्य संख्या है 190 और क्रिस्टालिना जॉर्जिवा वर्तमान में इसकी प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही हैं। विश्व बैंक की बात कर लेते हैं। यह भी 1945 में स्थापित हुई। वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। 189 देश हैं और डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं रिलायंस, टाटा, अदानी या विप्रो। तो दोस्तों हाल ही में फोर्ब्स रिपोर्ट ने जारी की जिसमें भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी घोषित की गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। दुनिया भर में शीर्ष जो कंपनी है, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी है वो है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे स्थान पर है माइक्रोसॉफ्ट और भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी है रिलायंस। 2,30,000 लोगों को रोजगार प्रदान करती है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके चेयरपर्सन है मुकेश अंबानी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गंगा उत्सव के 6वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं जी किशन रेड्डी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी ने दिल्ली में गंगा उत्सव के 6वें संस्करण का हाल ही में उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य नदियों के महत्व पर जागरूकता करना है। श्री अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ गरुण नामक संयुक्त सैन्य हवाई सेना अभ्यास किया है? तो दोस्तों भारत गरुण नामक संयुक्त वायुसेना अभ्यास करता है फ्रांस के साथ और यह 7वां संस्करण था, 7th एडिशन का संस्करण था
और इसका आयोजन किया गया है जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पे, जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन राजस्थान के, और फ्रांसीसी एयरफोर्स के साथ यह जॉइंट एयर एक्सरसाइज की गई है। पहला एडिशन आयोजित किया गया था वर्ष 2003 में। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के एयर चीफ मार्शल के रूप में कार्य कर रहे हैं VR चौधरी, विवेक राम चौधरी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं जस्टिस UU ललित, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में शपथ ली है जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने। इन्होंने स्थान ले लिया है जस्टिस UU ललित। 49वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, 2 महीने ही इनका कार्यकाल था। जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल 2024 तक रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णयों के, बेबाक निर्णयों के लिए जाने जाते हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। 2024 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस शरद बोबड़े, इन्होंने भी भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भारत को सेवाएं दी हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं सौरभ गांगुली, विराट कोहली, रोहित शर्मा, या ऋषभ पंत। तो दोस्तों हाल ही में बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान तथा पूर्व BCCI प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली को। हाल ही में भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, या तमिलनाडु। तो दोस्तों भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। स्लेंडर लोरिस एक लुप्त प्राय जीव है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया जा रहा है और इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु में एक अभ्यारण्य बनाया गया है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।